वेबसाइट पर हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्वागत करने के लिए तैयार आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर अजय बोरा। और हम लोग आज बात करेंगे न्यूमेटोलॉजी की। एक नया सब्जेक्ट है। आप भले ही TPG की बात करें, WO की बात करें, AO की बात करें, बैंक या कोई भी अदर सेक्टर्स की, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी का आप एग्जाम देते हैं, उनमें प्लांट प्रोडक्शन वाली ब्रांच के अंदर न्यूमेटोलॉजी आती है। न्यूमेटोलॉजी इतनी कोई खास नहीं, बिल्कुल माइनर सा सब्जेक्ट है और इसके लिमिटेड ही क्लासेस होती है, लिमिटेड इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा इतना कोई टफ आता भी नहीं। अगर आप लोग एक बार इसको सरफेस सा भी देख जाते हैं तो आप ऐसे मान के चलिए कि इसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की पॉसिबिलिटीज है। वैसे इसमें जनरली मैं बताऊंगी 3 से 4 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, कोई भी एग्जाम ऑलमोस्ट आप देंगे और वो 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल इजी रहेंगे। आप लोग चाहे तो 4 के 4 भी सही कर सकते हैं, तो आपके 100% एक्यूरेसी के साथ आप इस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूं और हम बात कर रहे हैं न्यूमेटोलॉजी की। देखिए, बेसिक सी चीजों की बात करूं, जैसे कि नाम के पीछे लॉजी लगा है तो आपको पता है कौन सी लैंग्वेज का वर्ड होगा, तो ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक बात है, वो चीजें चलती रहेगी, हम उन पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। और ये किस किस वर्ड से मिलकर बना है तो ये जरूर आपको याद रहे। ये 2 अलग अलग वर्ड है, नेमा और ओइड्स। मतलब ये जो टोटल है, ये नेमेटोलॉजी में अपन स्टडी किसकी करते हैं? नेमेटोड की। और जब नेमेटोड की बात की जाती है कि नेमेटोड जो वर्ड है वो किस किस से लेके मिला है, तो नेमा प्लस ओइड्स, इन दोनों चीजों से मिला है। इसका मतलब होता क्या है? मतलब नेमा प्लस ओइड्स का होता है थ्रेड लाइक या थ्रेड रिजेंबलिंग, जो धागे जैसी संरचना अपने को दिखाई दे उसको अपन नेमेटोड कहते हैं। सिंपल सी भाषा में तो इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? थ्रेड रिजेंबलिंग या फिर थ्रेड लाइक, धागे जैसा दिखना क्या कहलाता है? नेमेटोड। मतलब आपको सीधी सी भाषा में कहूं तो इस टाइप की कोई स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे तो वो नेमेटोड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नेमेटोड को आप नेक्ड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ना बिना कुछ नहीं देखा जा सकता, फिर इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। विदाउट माइक्रोस्कोप हम नेमेटोड को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक बात, वो आगे की चीजें अपन देखते रहेंगे वन बाय वन, क्या है क्या नहीं। तो ये तो बेसिक सी बात होगी नेमेटोलॉजी में। अब बात करते हैं इसके फादर की। नेमेटोलॉजी में फादर की बात की जाए, क्वेश्चन अच्छा सा बनता है, इनमें पूछता भी रहता है ये हु इज फादर ऑफ नेमेटोलॉजी। देखिए, और यदि फादर ऑफ न्यूमेटोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों, तो साइंटिस्ट का नाम है H.C. बास्टिन। फिर दूसरा अपने वर्ड आता है फादर ऑफ अमेरिकन न्यूमेटोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न न्यूमेटोलॉजी, ये 2 अलग अलग वर्ड। तो सेकंड है फादर ऑफ अमेरिकन न्यूमेटोलॉजी, दैट इज N.A. Coe. The next word, that is father of modern nematology. और फादर ऑफ मॉडर्न न्यूमेटोलॉजी की बात करें तो भी साइंटिस्ट सेम रहेगा, जिसका नाम N.A. Coe है। फिर अपने पास लास्ट वर्ड आता है फादर ऑफ इंडियन न्यूमेटोलॉजी। इंडियन न्यूमेटोलॉजी में जरूर आपको थोड़ा सा अलग वर्ड याद रखना, जिसका नाम है A.M. खान। तो ये तो बात होगी न्यूमेटोलॉजी के 3 फादर की। सिंपल पूछा कि फादर ऑफ न्यूमेटोलॉजी, आपका आंसर क्या रहेगा? H.C. बास्टिन। फिर अपन से पूछा कि फादर ऑफ अमेरिकन न्यूमेटोलॉजी, तो N.A. Coe। फिर पूछ रहा है फादर ऑफ मॉडर्न न्यूमेटोलॉजी, तो भी N.A. Coe। और लास्ट आता है फादर ऑफ इंडियन न्यूमेटोलॉजी। इंडियन न्यूमेटोलॉजी के फादर की बात करते हैं तो साइंटिस्ट का नाम है A.M. खान। तो ये सीधे सीधे आपको कुछ 4-5 वर्ड याद रखने होते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो H.C. बास्टिन वाला इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ न्यूमेटोलॉजी कौन है, तो H.C. बास्टिन। H.C. बास्टिन यदि कभी ऑप्शन में नहीं है तो फिर दोस्तों हम लोग पता है किस पे जाएंगे? N.A. Coe। भाई उसने कुछ नहीं दिया, चलो अमेरिकन और मॉडर्न वर्ड दे रहा है तब तो अपन N.A. Coe करेंगे, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जब मॉडर्न और अमेरिकन वाला वर्ड ही नहीं दे और सीधा पूछे फादर ऑफ न्यूमेटोलॉजी, वहां पे ऑप्शन में आपको क्या नहीं मिला? H.C. बास्टिन। इस कंडीशन में आप N.A. Coe पे जाएंगे।
मतलब ये सिंपल सी बेसिक से फैक्ट की बात थी, तो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर है भाई। हाँ, किसमें क्या आंसर करेंगे। अब बात आती है निमेटोड की। निमेटोड होता क्या है, निमेटोड के बारे में बातचीत करें तो निमेटोड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे दोस्तों कि व्हाट इज निमेटोड। और निमेटोड की मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास चीज आती है कि यार निमेटोड क्या हो सकता है, कि बायलैटरल सिमेट्री होता है, दो बराबर हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तीसरी, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, त्रिस्तरीय होता है, 3 जर्म लेयर इसके अंदर बनती। तो इसके कैरेक्टर देखिए अपन, तो सबसे पहली चीज बायलैटरल सिमेट्री, देन ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसके अलावा ये वर्मीफॉर्म शेप का होता है, इसकी बॉडी में कोई भी सेगमेंट नहीं मिलता, मतलब सेगमेंट नहीं मिलेगा तो क्या कहेंगे, अनसेगमेंटेड होता है। इसकी बॉडी में कोई भी अपेंडेजेस नहीं मिलता तो क्या बोलेंगे, ये अपेंडेजेस लेस। तो ये चीजें मतलब अपेंडेजेस तो मतलब उपांग, तो उपांग इसमें कुछ होता नहीं है, अपन क्या नाम दे देंगे, अपेंडेजेस लेस। कोई भी सेगमेंट नहीं है दोस्तों तो क्या बोल देंगे, कैसा होता है, ये अनसेगमेंटेड होता है। ठीक बात है। फिर इसके अलावा और चीज देखिए भाई, और क्या क्या देखने को मिलता है, तो नेमेटोड की बॉडी का कलर अगर आप देखेंगे तो उसका कोई कलर नहीं है। इट मीन सिंपल सी भाषा में कहते हैं कलरलेस होता है। तो अपन एक और चीज पकड़ में, नाम हो गया इसका कलरलेस, ये हो गया, ठीक बात है। देन इसके अलावा तो इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये दोनों सिस्टम ही एक्सेंट होते हैं। और क्या गजब की बात, इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो याद रहे इसमें क्या क्या चीज होती है, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। इसमें ये दोनों सिस्टम एब्सेंट होते हैं, कौन कौन से, रेस्पिरेटरी भी और सर्कुलेटरी भी। अब देखो रेस्पिरेटरी का मतलब क्या है, जो रेस्पिरेशन से मतलब है कि जब सर रेस्पिरेटरी सिस्टम ही नहीं है तो रेस्पिरेशन कैसे करेगा। हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, जनरली केस में पता है क्या होता है दोस्तों, जब किसी भी चीज में रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है तो वहां पर बॉडी वॉल के द्वारा या क्यूटिकल के द्वारा या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किया जाता है। तो यहाँ पर भी रेस्पिरेशन कौन करेगा, बॉडी वॉल करेगी, हाँ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा। बात आती है सर्कुलेटरी सिस्टम की, कि जब सर्कुलेशन ही नहीं होगा तो फिर किसके द्वारा होगा, ब्लड का सर्कुलेट नहीं हो रहा तो पर वहां पर कुछ स्यूडोस्लोमिक फ्लूइड होता है। स्यूडोस्लोमिक फ्लूइड मतलब जो मतलब एक्चुअली स्लोम तो नहीं होता, वो आभासी सिलोम होते हैं, जिसको आभासी देह गुहा बोलते हैं। तो उन स्यूडोस्लोमिक फ्लूइड के द्वारा वहां पे सर्कुलेशन होता है। तो क्या पता कभी पूछ ले, इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि कौन कौन सा सिस्टम एब्सेंट होता है, तो आपको याद रहे रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी दोनों सिस्टम एब्सेंट है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन किससे करेगा, तो बॉडी वॉल के द्वारा कर देगा। सर्कुलेटरी किसके, बोले सर्कुलेशन किसके द्वारा करेगा, तो स्यूडोस्लोमिक फ्लूइड के द्वारा कर देगा। तो ये चीजें हैं निमेटोड की। निमेटोड में सबसे पहले आती है बायलैटरल सिमेट्री, आप इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन जानना चाहूंगा कि इसको जब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो कौन सी जगह से करते हैं, भाई कट तो करेंगे आप, जब कट करेंगे तो कौन सी जगह से स्टार्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जगह का नाम है दोस्तों सैजिटल प्लेन, कि सैजिटल प्लेन से अपन इसको कट करते हैं। तो सैजिटल प्लेन से बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है, जब भी बनता है तो 3 जर्म लेयर बनती है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक की कंडीशन होगी, परमिफॉर्म शेप का होता है ये। देन अपेंडेजेस लेस होता है, इसमें कोई भी अपेंडेज नहीं होता, अनसेगमेंटेड होता है, इसके बॉडी के कोई भी सेगमेंट नहीं होता, अनसेगमेंटेड होता है। इसके अलावा कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं। देन रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। तो दीस आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द नेमेटोड, कि नेमेटोड में क्या-क्या चीजें आपको याद रखनी है, दैट्स ऑल। ठीक बात है दोस्तों। चलिए फिर अपन अब आगे की बात करते हैं कि नेमेटोड के अंदर ये चीजें तो नेमेटोड कहलागी, ओके। अब जो नेमेटोड के अंदर जो हेक्सा रीजन वाला, जो हेड वाला रीजन होता है ना, उसके बारे में पूछता है, एक स्टाइलेट के बारे में पूछता है, एक लिप वाले रीजन के बारे में पूछता है। इतनी ज्यादा कुछ अपने है नहीं, लेकिन कई बार स्टाइलेट और लिप के बारे में दो चीजें पूछता है कि ये कैसे बने होते हैं। मतलब एक हेक्सा रेडियल होता है, एक ट्राई रेडियल होता है, दो वर्ड याद रखने आपको सीधे सीधे। तो इसका जो लिप रीजन होता है ये होता है हेक्सागोनल या हेक्सा रेडियल, और जो स्टाइलेट नॉब होती है इसकी, ये भी सिमेट्री एक्चुअली दोस्तों ना, कोई देखिए कि सर ये क्या है, तो ये इसकी सिमेट्री है भाई, वो कितने हिस्सों के अंदर डिवाइडेड। तो स्टाइलेट नॉब की बात करें तो इसकी स्टाइलेट नॉब भी ट्राई रेडियल होती है, ट्राई रेडियली सिमेट्री होती है इसके अंदर।
ठीक बात है। बस दो वर्ड याद रखना, आप हेक्सागोनल लिप में आएगा और स्टाइलेट वाले में ट्राइरेडियल आएगा। इतने ही आपने कोई काम कीजिए, क्योंकि अपने को एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम क्रैक के लिए अपनी ये चीजें सफिशिएंट है। इनके अलावा नेमेटोड दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक ऐसे जो फ्री लिविंग नेमेटोड है और एक ऐसे प्लांट पैरासाइटिक। नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। हम लोग सिलेबस की बात करें तो हमारे सिलेबस में केवल प्लांट पैरासाइटिक नेमेटोड के बारे में दे रखा है। वैसे मैं आपको कहूँ तो जनरल चीजें भी नहीं है हमारे सिलेबस में, केवल नेमेटोड का नाम और नेमेटोड के बारे में पढ़ना है या फिर नेमेटोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो अपने को थोड़ी थोड़ी चीजें जानकारी होना तो ठीक है। बाकी अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सीधे नेमेटोड है, सीधे नेमेटोड की बात करें तो अपने 5-6 नेमेटोड है इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बारे में चीजें लिखनी होती है। वैसे एक क्वेश्चन इसमें से आता है, पता है किसमें आता है? वो हमेशा आपसे पूछेगा इनका साइंटिफिक नेम। तो एक पूरी मैं लिस्ट आपको अवेलेबल कराऊंगा, उस लिस्ट में से लगभग 70% के नाम आपको बोर्ड के ऊपर लिख दूंगा, 30% कुछ नेमेटोड के नाम है जो केवल आपको रिवाइज करने हैं 2 से 3 बार। 2 से 3 बार आप रिवाइज करेंगे, आपके माइंड में सेट हो जाएगा, फिर आंसर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इनमें इतना कोई बड़ा टास्क नहीं। एक क्वेश्चन जनरली से नाम में से आता है, तो नाम के बारे में आप थोड़ा याद रखेंगे। और दूसरी चीज, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन आया, जैसे एओ वगैरह एग्जाम की बात करूं, तो फिर वहां भी कंडीशन में पता है क्या मिलेगा आपको? वहां पे साइंटिफिक नेम देखिए, उसका कैरेक्टर पूछ लेगा या फिर उसका कोई सिम्टम्स पूछ लेगा कि कोई सिम्टम्स देख दिया और सिम्टम्स देख के आगे फिर ऑप्शन में आपको साइंटिफिक नेम मिलेगा। इट मींस आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेगी, पहले आपको साइंटिफिक नेम याद रहेगा, उसके बाद में आप उसके सिम्टम्स को करेंगे कि सिम्टम्स याद है, उसके बाद में साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग आप उसके आंसर को क्लिक कर पाएंगे। तो ये तो थोड़ा लेवल वाले की। और सीधा ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो आपको सीधा साइंटिफिक नेम भी दे सकता है कि व्हाट द साइंटिफिक नेम ऑफ सिस्ट नेमेटोड, व्हाट द साइंटिफिक नेम ऑफ मलेरिया डिजीज नेमेटोड। तो ऐसे सीधा नाम भी पूछ ले तो सीधा नाम भी याद रहे, कोई बात नहीं, अपन उसको आराम से कर लेंगे, वहां पे आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूं, वहां मैं आपको बताता चलूंगा। अब मैं देख लूं यहाँ पे कि फ्री लिविंग नेमेटोड और प्लांट पैरासाइटिक नेमेटोड में क्या अंतर है। नाम से भी पता लग रहा है, फ्री लिविंग मतलब जो किसी के साथ नहीं था, आराम से फ्रीली मूवमेंट करता है। ये जितने भी फ्री लिविंग नेमेटोड होते हैं ये सारे मैराइन कंडीशन में पाए जाते हैं, मतलब समुद्री वाली कंडीशन में पाए जाते हैं ना, मैराइन वाटर के अंदर। और दूसरा है प्लांट पैरासाइटिक। नाम से पता लग रहा है प्लांट के साथ पैरासाइटिक संबंध है, मतलब प्लांट के ऊपर परजीवी संबंध है, मतलब वो प्लांट से फूड लेता हो तो प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता होगा, इसलिए क्या नाम दे दिया? प्लांट पैरासाइटिक नेमेटोड। तो अपने यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ नेमेटोड। और टाइप्स ऑफ नेमेटोड में अपने पास दो टाइप के आते हैं। नंबर 1 फ्री लिविंग नेमेटोड और दूसरा है दोस्तों प्लांट पैरासाइटिक नेमेटोड। ठीक है, नाम से पता लग रहा है फ्री लिविंग, जो फ्रीली मूवमेंट करता है, कहीं नहीं रहता। आप कितनी सी बात याद रही है, फ्रीली मूव वाले कहाँ पे आपको जनरली देखने को मिलते हैं? तो ये मैराइन कंडीशन के अंदर मिलेंगे। और ये कहाँ पे एसोसिएट रहेंगे? तो आपके क्रॉप के साथ या प्लांट्स के साथ या फिर एग्रीकल्चर में। अपन एग्रीकल्चर से संबंधित अपन बात करें तो अपने को एग्रीकल्चर में जनरली कौन सा देखने को मिलेगा? प्लांट पैरासाइटिक नेमेटोड। आपके सिलेबस में भी कौन सा है? तो सिलेबस में भी दोस्तों केवल प्लांट पैरासाइटिक नेमेटोड है, जो प्लांट के साथ परजीवी संबंध रखते हैं, जो प्लांट से फूड लेने का काम करते हैं, वो प्लांट पैरासाइटिक नेमेटोड की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो सिंपल दो नाम हो गए। अब इनमें अपन एक एक चीज देख लेते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। सेम प्लांट पैरासाइटिक में, प्लांट पैरासाइटिक को दोस्तों शॉर्ट के अंदर पीपीएन के नाम से भी जाना जाता है। नाम भी एक ही है, तो कई बार आपको पीपीएन भी देता है। पीपीएन का मतलब प्लांट पैरासाइटिक नेमेटोड। तो पीपीएन की बात करते हैं तो पीपीएन में भी आपको दो चीजें देखने को मिलेगी, सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, एक बार इनको थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन लिखेंगे आगे। तो अपने पास पहला आता है FLN, और FLN की फुल फॉर्म हो जाएगी फ्री लिविंग नेमेटोड। फ्री लिविंग नेमेटोड में दोस्तों अपन पहले बात करें, एक तो सबसे इसका लॉन्गेस्ट कौन सा नेमेटोड है और दूसरा है शॉर्टेस्ट नेमेटोड। इधर भी लॉन्गेस्ट नेमेटोड और शॉर्टेस्ट नेमेटोड। ठीक है, लॉन्गेस्ट की बात करते हैं सबसे बड़ा नेमेटोड। तो ये एक्चुअली ऐसे कहते हैं कि व्हेल फिश के स्पर्म के अंदर जनरल देखने को मिलता है ये वाला नेमेटोड। और इस वाले नेमेटोड की लेंथ भी अच्छी खासी होती है। नाम देखिए पहले, क्या नाम है? नाम उसका प्लेसेंटोनेमा जियान पिशिमा। और ये स्पर्म ऑफ व्हेल फिश से संबंध रखता है। साइज की बात करें तो लगभग दोस्तों 8 मीटर
8 मीटर का मतलब समझ रहे हो आप, लगभग 27 फीट के समथिंग। तो इसकी साइज कितनी होती है? 27 फीट। तो सबसे बड़ा हो गया। किस कैटेगरी का है? फ्री लिविंग का। ठीक है, बात करते हैं शॉर्टेस्ट निमेटोड की, और शॉर्टेस्ट निमेटोड का नाम होता है ग्रिफिएला मिनुटम। एज द नेम इंडिकेट मिनुटम, इट मींस माइन्यूट साइज की बात हो रही है, सबसे छोट वाले की बात हो रही है, तो सबसे छोट वाला हो गया ग्रिफिएला मिनुटम। और इसकी साइज की बात करें तो ये तो और भी छोटा, मतलब आपको एमएम के अंदर ऐसे देखने को मिलता है, और इसकी साइज है लगभग 82 माइक्रोन, ये इसकी साइज है। ठीक है, रेंज की बात करूं तो रेंज का भी आपको पता लग जाएगा। रेंज ऑफ फ्री लिविंग निमेटोड, तो फ्री लिविंग निमेटोड की रेंज कितनी हो गई? 82 माइक्रोन मीटर से लेके 8 मीटर तक, सॉरी फीट की बात करेंगे तो 27 फीट का हो जाएगा। तो रेंज भी सीधा पता लग रहा है अपने को कि लॉन्गेस्ट में कौन आ गया, शॉर्टेस्ट में कौन आ गया, दोनों की साइज भी इतनी, साइज का भी आइडिया लग गया। देन फिर अपने पास आता है प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड, पीपीएन। इसमें भी दो चीजें नोट करेंगे। नंबर 1 लॉन्गेस्ट नेमेटोड, the another one that is shortest nematode. लॉन्गिडोरस नाम से पता लगता है, लॉन्गिडोरस मतलब लंबा है, सीधी सी बात है, तो नाम होता है पैरालॉन्गिडोरस। किसकी बात है? लॉन्गेस्ट नेमेटोड की। तो साइंटिफिक नेम हो जाएगा इसका, क्या पता है? पैरालॉन्गिडोरस स्पीशीज। तो पैरालॉन्गिडोरस स्पीशीज वैसे एपिमिकिस वाली स्पीशीज होती है अगर स्पेशली देखा जाए तो, लेकिन आपको इतना याद होगा पैरालॉन्गिडोरस। बात करते हैं शॉर्टेस्ट नेमेटोड की, तो शॉर्टेस्ट नेमेटोड का साइंटिफिक नेम होता है पैराटीलैंकस स्पीशीज। ये शॉर्टेस्ट नेमेटोड हो जाएगा और वो वाला लॉन्गेस्ट नेमेटोड हो जाएगा। इनमें भी पहचानने की कोशिश करें, जैसे पैराटीलैंकस होता है ना, इसका क्या पता कभी नाम पूछ ले आपको याद रहे। तो पैराटीलैंकस का नाम होता है पिन नेमेटोड, इसका शॉर्ट नाम क्या होता है? पिन नेमेटोड। इसका मे भी निडल नेमेटोड होता है ना? चलो कोई बात नहीं। अब इसमें साइज देख लो दोनों की, और साइज की बात करूं तो जो लॉन्गेस्ट नेमेटोड होता है इसकी साइज होती है लगभग 12 mm के समथिंग, या फिर आप 1.2 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। इसकी साइज की बात करते हैं तो लगभग 0.3 mm के समथिंग। तो रेंज कितनी हो जाएगी इनकी? रेंज ऑफ प्लांट पैरासाइटिक नेमेटोड, और इसमें आ जाएगा 0.3 से लेके 12 mm, इनकी रेंज होगी। दैट्स ऑल, सिंपल सी चीजें थी, बेसिक बातें तो अपने को बस थोड़ा जान के रखने की जरूरी है, भाई किसमें क्या मिलता है, साइज कितनी होती है, कैसे कैसा क्या प्रेजेंट होता है। दैट्स ऑल, यहाँ तक की चीजें क्लियर, यहाँ तो कोई इश्यू नहीं। चलो अब मैं बात करता हूँ उसकी मॉर्फोलॉजी की। और मॉर्फोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो टर्मिनोलॉजी आती है दोस्तों अपने पास, मॉर्फोलॉजी में आउटर और इनर दो कैरेक्टर होता है। एक तो आता है इडोनॉमी, एक बड़ा आता है अपने पास एनाटॉमी। ठीक है, पहले इडोनॉमी की बात करूं। इडोनॉमी का मतलब उस चीज की आप इंटरनल ऑर्गन की स्टडी कर रहे हैं या एक्सटर्नल ऑर्गन की स्टडी कर रहे हैं, दो स्टडी आती है अपने पास। तो इन दोनों में से अब किसमें तो एनाटॉमी रहेगा, किसमें इडोनॉमी रहेगा। जैसा कि नाम भी इंडिकेट करता है इनका कि इडोनॉमी है, मतलब ये एक्सटर्नल से स्टार्ट हो रहा है। देखो इसे इडोनॉमी, इसे एक्सटर्नल, सीधा सा। तो एनाटॉमी वाले में इंटरनल, और कोई भी चीज स्किन है, स्किन की आउटर साइड भी और इनर साइड भी ऐसा होता है। जैसे छत है तो छत की अंदर की साइड भी और ऊपर वाली साइड भी। तो सेम कंडीशन कि एक्सटर्नल ऑर्गन की, एक्सटर्नल कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हो आप तो इडोनॉमी कर दे, और इंटरनल में जब चले जाएंगे तो आप एनाटॉमी कर दे। ठीक है, तो इडोनॉमी में क्या हो गया? स्टडी ऑफ, सॉरी एक्सटर्नल,
और इसमें हो जाएगा स्टडी ऑफ इंटरनल कैरेक्टर, इंटरनल ऑर्गन्स, एक ही बात है। तो इंटरनल कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे आप लोग तो एनाटॉमिकल आएगा, और एक्सटर्नल की करेंगे तो एडोनॉमिकल आएगा। ये मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी के अंदर टॉपिक आता है अपने पास इंटेगुमेंट। जैसा कि एंटोमी हम बहुत अच्छे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंटेगुमेंट के बारे में, और बहुत सारी चीजें जानते भी हैं। बस इसमें अपने को सरफेस बातें याद रखनी है। इंटेगुमेंट में अपने को वही बच्चों 3 लेयर देखने को मिलेगी। 3 लेयर में सबसे नीचे जो होगा इसका नाम है दोस्तों बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये सेकंड लेयर है हाइपोडर्मिस या फिर एपिडर्मिस, एक ही बात है। और थर्ड वाला पार्ट इसका नाम है क्यूटिकल। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन सबसे बेस प्रोवाइड कराती है, सबसे नीचे रहती है, तो नॉन लिविंग होती है। ये चीज मैं ऑलरेडी एंटो बता चुका, आप वहां वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन सबसे नीचे वाली लेयर है, तो बेस प्रोवाइड कराने का काम करती है। ये फिलिंग होती है एक्चुअली, और इसके अंदर कोई भी सेल नहीं होती, तो इसको अपन नॉन सेलुलर पार्ट भी मानते हैं। क्यूटिकल इज आल्सो नॉन सेलुलर, दोनों ही नॉन सेलुलर होते हैं, लेकिन कभी दोनों एग्जाम में आ जाए तो आप फिर क्यूटिकल वाले को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, है ना। तो इसको प्रायोरिटी रखने वाला अपना क्यूटिकल रहेगा। ठीक है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में एक ही बात याद रखनी है आपको, कैसी है ये, नॉन सेलुलर है। ठीक है, फिर आता है हाइपोडर्मिस या एपिडर्मिस। हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस की बात करें, इसका फंक्शन क्या होता है, ये यूनिसेलुलर एक्चुअली, इसमें एक सेल पाई जाती है। और इसके फंक्शन की बात करें तो इससे ऊपर वाली लेयर कौन सी, क्यूटिकल। तो क्यूटिकल का सीक्रेशन किसके द्वारा किया जाएगा, हाइपोडर्मिस के द्वारा। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, सीक्रेशन ऑफ क्यूटिकल। सबसे बाहर वाली लेयर आती है क्यूटिकल। एक चीज बता दूं, हम निमेटोलॉजी उसमें एंटोमोलॉजी में ये पढ़ते थे कि इंसेक्ट के अंदर जो क्यूटिकल होती है उसके अंदर काइटिन पाया जाता है लगभग 25 से लेकर 40% की समथिंग, ठीक बात है। लेकिन निमेटोड में एक विशेष बात याद रखना, यहाँ पर काइटिन एब्सेंट रहता है, किसी भी बॉडी पार्ट में नहीं पाया जाता एक्सेप्ट टू एग्स। उसके एग में जरूर काइटिन मिलता है, बाकी निमेटोड की बॉडी में कहीं भी आपको काइटिन नहीं मिलेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ स्टार लगा के। काइटिन present only in nematode eggs। नेमेटोड के एग में काइटिन होता है, बाकी कहीं भी नहीं होता, ये चीज इंपोर्टेंट है। बाकी अपने को क्यूटिकल के बारे में 3 चीजें बताइए, तो वापस बता दूं मैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन सबसे नीचे वाली लेयर बेस प्रोवाइड कराने का काम करती है, और नॉन सेलुलर पार्ट होता है। इधर क्यूटिकल के बारे में भी याद रहे, क्यूटिकल इज आल्सो नॉन सेलुलर, इसमें भी कोई सेल नहीं होती, इसके अंदर एक सेल पाई जाती है, तो ये कैसा हो जाएगा, यूनिसेलुलर। इसको अपन ज्यादा इसलिए डीप में नहीं जा रहे क्योंकि अपन ऑलरेडी एंटो में पढ़ चुके, बस अपने को यहाँ इतना पता रहे कि क्या है क्या नहीं। फिर भी अगर पूरा देखना है तो आप एंटो वाले लेक्चर के अंदर जाइए आप, और वहां देखिए आपको आराम से पूरे 1 घंटे के अंदर सब चीजें, किसका निर्माण कैसे हुआ, किसके बाद क्या है, कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, 1 बाय 1 करके हमने वहां पे डिस्कस किया। इधर इतना ज्यादा खास नहीं, इसलिए हम इसको सरफेस लेके चल रहे हैं। ये चीज याद रहेगा। क्यूटिकल का सीक्रेशन भी कौन कर देगा, तो क्यूटिकल का सीक्रेशन करने का काम है हाइपोडर्मिस या एपिडर्मिस। या फिर दूसरे तरीके से पूछे कि हाइपोडर्मिस या एपिडर्मिस का मेजर फंक्शन क्या है, मेजर काम क्या है, तो आप बता देंगे क्या है, क्यूटिकल का सीक्रेशन करना या क्यूटिकल का स्त्रावण करना, दैट्स ऑल। ये तो बात हो गई इसकी क्यूटिकल की। तो क्यूटिकल में आपको क्या देखने को मिलता है, फ्री, इतनी सी चीज इसमें, मतलब इतना को ज्यादा बड़ा लंबा थोड़ा राग नहीं है भाई, अपने को क्या देखने को मिले क्या नहीं मिले, सिंपल सी बातें हैं। तो अपने को आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर होगी। ठीक है, कई जगह मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन का ना नाम मसल्स लेयर में लिखते हैं, एक ही बात है, मतलब मसल्स को टच करके रखती है, तो क्या पता ऐसे सर इधर तो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती नहीं, तो फिर मसल्स लेयर है। आप ऐसे भी याद रखना कि नेमेटोलॉजी में अपन मसल्स लेयर के नाम से जानते हैं, वैसे जनरली बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, इतना कोई एग्जाम में आने वाला कुछ नहीं है। अब आती है उसकी एनाटॉमी की, इंटरनल ऑर्गन की। और इंटरनल ऑर्गन की स्टडी के जब करते हैं तो अपन सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो अपन यहाँ पे सबसे पहला आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं बच्चों। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पाया जाता है, तो सबसे पहली चीज एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कहां से कहां तक होती है, तो ये माउथ पार्ट से लेकर एनस वाले पार्ट तक एलिमेंट्री कैनाल होती है। इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो फोरगेट होता है, मिडगेट होता है और हिंडगेट होता है। ठीक है, मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम होगा या डाइजेशन होगा, ये कहां पे होगा, तो ये अकर्स होगा किसके अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। ठीक बात है। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट कहां कौन कौन से हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स की बात करते हैं तो अपने को 3 पार्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले फोरगेट, सेकंड पार्ट है दोस्तों
मिडगट, थर्ड पार्ट है हिंडगट। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट होंगे। अब इन्हीं 3 पार्ट में थोड़ी थोड़ी चीजें बातें कर ले अपन। सबसे पहले अपने पास फोरगट। फोरगट का नाम क्या होता है? देखो, ये वाला नाम नहीं पूछेगा आपसे, मैं पहले भी कई बार बता चुका, आपको नाम पूछेगा स्टोमोडियम। रेंटो में भी हमने बताया ये चीजें। सेकंड है हमारे पास दोस्तों मिडगट। मिडगट को मिडगट ना बोल के और यहाँ पे बोला जाता है मेसेंट्रॉन। थर्ड है हिंडगट, और हिंडगट के नाम की बात करते हो दैट इज प्रोक्टोडियम। ये नाम याद रखेंगे, पहली बात तो नाम ही इंपॉर्टेंट। अब वहां तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं कि फोरगट या स्टोमोडियम होता है, उसमें माउथ पार्ट होता है, फेरिंक्स होता है, इसोफेरिंक्स होता है, क्रोप होता है, गिजार्ड होता है, बहुत सारी चीजें होती है। इधर इतनी चीजें नहीं, तो इधर क्या पढ़ना है? इधर देखो, निमेटोड में किस टाइप का माउथ पार्ट? बोले सर सकिंग करता होगा, तो सकिंग में क्या पाया जाता होगा? बोले स्टाइलेट। तो सीधी सी बात है कि स्टाइलेट वाला जो पार्ट है वो किस में देखने को मिलेगा? तो फोरगट वाले पार्ट में, स्टोमोडियम में। तो स्टोमोडियम में आपको क्या देखने को मिल गया? सबसे पहली बात तो स्टाइलेट प्रेजेंट, तो स्टाइलेट हो गया फोरगट में। बात आती है मिडगट की, और मिडगट के अंदर मतलब मिडगट वही वाली जगह है मिडगट की बात करें, और मिडगट वही वाली जगह है जहां पर फूड का डाइजेशन होता है। बिल्कुल, एक्चुअल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन मिडगट। तो मिडगट के अंदर बोले आंत के अंदर सारा काम होता है। तो आंत वाली बात किसमें आ रही है? मिडगट में। तो बोले सीधी सी बात है, कौन सा पार्ट होगा? तो इंटेस्टाइन वाला। तो मिडगट के अंदर कौन सा मिलेगा अपने को? इंटेस्टाइन। इधर की बात कर लेते हैं, तो इधर मिलता है अपने को रेक्टम। और रेक्टम आपको पता भी होगा कि इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल में, वो कौन सा होता है? रेक्टम होता है। या हिंडगट का भी सबसे लास्ट पार्ट की बात करें तो रेक्टम होता है, क्योंकि रेक्टम में 3 पार्ट होते हैं, इलम, इलियम, कोलम और रेक्टम। तो वो लास्ट वाला पार्ट। इसके अलावा एनल ओपनिंग भी कहां पे होगी? तो हिंडगट के ऊपर। बाकी इनमें इतना कोई खास नहीं। स्टाइलेट के अलावा इसोफेगस भी देखने को मिल सकता है। कार्डिया वाला जो पार्ट है वो भी कहां पे मिलेगा? फोरगट में। तो अगर और भी नाम देखना था तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसोफेगस भी इसी वाले पार्ट में मिलता है आपको, कार्डिया भी इसी में देखने को मिलता है। तो इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्टाइलेट का है कि स्टाइलेट कौन से पार्ट में मिलता है। तो स्टाइलेट वाला हो गया फोरगट या स्टोमोडियम में। इंटेस्टाइन की बात करें तो मेसेंट्रोन या मिडगट के अंदर। रेक्टम और एनल ओपनिंग की बात करें तो हिंडगट और प्रोक्टोडियम। यहाँ तक 3, सीधी सी बात। अब आता है स्टाइलेट। स्टाइलेट होता क्या है ये तो देखो यार एक बार। मैं स्टाइलेट की बात करूं दोस्तों, तो ये 2-3 टाइप का हो सकता है। नंबर 1 ओडोंटोस्टाइलेट, नंबर 2 ओंक्योस्टाइलेट, और नंबर 3 स्टोमोस्टाइलेट। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो वो होता है स्टोमोस्टाइलेट। ठीक है, स्टाइलेट के टाइप है बोले से कैसे, क्योंकि ओडोंटोस्टाइलेट और ओंक्योस्टाइलेट ये दोनों एक अलग क्लास में पाए जाते हैं, और स्टोमोस्टाइलेट एक अलग क्लास में पाए जाते हैं। नेमेटोड की सीधी बात करूं तो नेमेटोड में 2 क्लास आपको देखने को मिलती है, एक एडेनोफोरा और एक सेसरनेसिया। जितने भी प्लांट पैरासाइटिक नेमेटोड होते हैं मोस्टली वो सेसरनेंसिया क्लास से बिलोंग करते हैं। मतलब हमें तो सेसरनेंसिया से मतलब है कुल मिला के बात करें तो। क्यों? क्योंकि सब जितने भी प्लांट पैरासाइटिक नेमेटोड है वो सेसरनेंसिया से बिलोंग करते हैं, तो अपन वो पढ़ेंगे। बाकी एडेनोफोरा भी क्लास होती है, तो एडेनोफिलिया के अंदर तो जितने भी फ्री लिविंग वाले आते हैं, फ्री लिविंग से हमारे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो ओडोंटोस्टाइलेट और ओंक्योस्टाइलेट ये दोनों आपको एडेनोफिलिया क्लास में मिलेगा, और स्टोमोस्टाइलेट की बात करें तो ये सेसरनेंसिया क्लास में मिलेगा। ठीक है, क्लास तक की बातें हमारी क्लियर। अब फिर जब दोनों सर एडेनोफिलिया मिल रहे थे, फिर एक साथ ही पढ़ लेंगे ना, अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? दोनों में ये एक चीज इंपॉर्टेंट और है कि ओडोंटोस्टाइलेट और ओंक्योस्टाइलेट ये जो दोनों ही हैं, इन दोनों में 2-2 पार्ट होते हैं, जबकि स्टोमोस्टाइलेट के 3 पार्ट होते हैं। देखिए जैसे स्टोमोस्टाइलेट की बात करोगे ना तो यूं आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। एक होता है कोनस, एक होता है नोब, एक होता है शाफ्ट। इनमें 3 पार्ट कौन कौन से? देखो नाम बताओ आपको। एक होता है कोनस, एक होता है नोब, और एक होता है शाफ्ट। ठीक है, इधर इनकी बात करोगे इन दोनों में 2-2 है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि बताओ 3 पार्ट कोनस, नोब और शाफ्ट किसके पार्ट है? तो तीनों स्टाइलेट के पार्ट है। या फिर पूछ ले कि कोनस, नोब और शाफ्ट में कोई एक नाम दे देगी, कोनस
कौन से टाइप का स्टाइलेट में पाया जाता है, ओडोंटोस्टाइलेट, ऑन्क्योस्टाइलेट या स्टोमोस्टाइलेट? आंसर क्या रहेगा, स्टोमोस्टाइलेट। ठीक है, ये जो दोनों पाए जाते हैं इनके दो दो पार्ट होते हैं, तो याद रहे ऑन्क्योस्टाइलेट ओडोंटोस्टाइलेट के कितने पार्ट मिलेंगे आपको, दो पार्ट मिलेंगे। इसके भी बात करें तो इसके भी कितने पार्ट मिलेंगे, दो पार्ट मिलेंगे। और इसके बात करें तो कितने पार्ट मिलेंगे, तीन पार्ट मिलेंगे। तीनों पार्टों का नाम भी पता लग गया, इनका इतना कोई खास नहीं है। इनमें ऑन्क्योस्टाइलेट का नाम सीधे से है तो फिर ऑन्क्यो फॉर ऐसा नाम मिल जाता है, तो इतना कोई खास नहीं। फिर अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं इनको, इनका रीजन एक, क्योंकि ओडोंटोस्टाइलेट होता है अंदर से बिल्कुल होल होता है, खाली होता है। ऑन्क्योस्टाइलेट की बात करता हूं अंदर से भरा हुआ होता है, तो ये सॉलिड होता है। स्टोमोस्टाइलेट की बात करते हैं तो ये भी अंदर से खाली होता है, ये भी होलो स्टाइलेट होता है। तो एक एक वर्ड याद रहे आपको कि ओडोंटोस्टाइलेट है ये होलो स्टाइलेट टाइप का है। इधर इसकी बात करते हैं ये सॉलिड स्टाइलेट टाइप का है, और इसकी बात करते हैं ये भी कैसा है, होलो स्टाइलेट। पता लगी गया आपको, एक होलो दूसरा सॉलिड वापस से तीसरा होलो। ये दोनों कौन सी क्लास पाए जाएंगे, तो इन दोनों का ही एग्जांपल लिखे अपन। क्लास का नाम है एडेनोफिलिया। इसके भी एग्जांपल की बात करते हैं तो इसमें भी क्लास का नाम है एडेनोफिलिया। और इसकी क्लास की बात करते हैं तो इसकी क्लास का नाम है सेसरनैंसिया। ये इसकी क्लास हुई। तो अब तीनों की क्लासों का नाम याद रखिए, एडेनोफिलिया और सेसरनैंसिया। फिर भी इनमें कभी पूछ लेना आपसे कि किसके अंदर क्या पाया जाता है, तो ये पाया जाता है डोरिलेमिडा में, ये पाया जाता है ट्रिप्लोंकिडा में। इतनी बातें नहीं पूछेगा, वो ऑर्डर के नाम है, मैं आपको बस ऐसे बता रहा हूँ जनरली। ये डोरिलेमिडा पाया जाता है, ये ट्रिप्लोंकिडा पाया जाता है, और सेसरनैंसिया में लगभग कौन सा पाया जाएगा, स्टोमोस्टाइलेट। स्टोमोस्टाइलेट के पार्ट पूछ सकता है आपसे, तो तीनों पार्ट के नाम याद रखिए आपको, कोनस, नोब और शाफ्ट। ये कैसा होता है, तो होलो टाइप का होता है, कौन सी क्लास में, सेसरनैंसिया में। ये तीनों स्टाइलेट की बात है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला थोड़ा ज्यादा खास है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर ली। आप इसके बारे में थोड़ा सा याद रखें कि कौन सा स्टाइलेट किस में पाया जाता है और क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है। दैट्स ऑल। चलो, यहाँ तक ये चीजें क्लियर है। ओके, चले मैं अब थोड़ा सा और आगे वाले टॉपिक में चलता हूँ, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल के दोनों के अलग अलग पाए जाते हैं, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब सिस्टम की बात करते हैं तो हमें पहले इन चीजों के बारे में बताना चाहिए कि मेल में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, फीमेल में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। मोस्टली जैसे नाम की बात करें तो निमेटोड वगैरह में, इंसेक्ट वगैरह में, या किसी भी चीज के अंदर आप कौन कौन से नाम जानते हैं मेल में, तो टेस्टिस नाम सुनते हैं, वास डिफरेंस सुनते हैं, वास डिफरेंस सुनते हैं, सेमाइनल वेसिकल सुनते हैं, जनरली ये वाले नाम सुनते हैं। निमेटोड में कुछ और भी पाए जाते हैं इनके अलावा एक्स्ट्रा, तो उन एक्स्ट्रा की भी बात करेंगे अपन। तो सर एक्स्ट्रा कैसे, तो उन एक्स्ट्रा को पता है, थोड़ा डीप में अगर जाएंगे तो वहां पे उनको सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से जानते हैं। तो प्राइमरी में तो जो मैंने भी पहले नाम बोले वो प्राइमरी के, इनके अलावा जैसे क्लोइका हो गया, बुर्सा हो गया, स्पिक्यूल्स हो गया, गुबरनाकुलम हो गया, ये कुछ 4-5 नाम और जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर पाए जाते हैं। ओनली किसमें, निमेटोड में, बाकी में नहीं। ये केवल निमेटोड के सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ऐसे ही फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में क्या मिलता है, वेजाइना है, ओवरी है, ओवरियोल्स है, स्पर्मेटिका है, तो लैटरल ओविडक्ट है, कॉमन ओविडक्ट है, गोनोफोर है। ये सारी चीजें किसमें मिलती है आपको, फीमेल में। फीमेल में कोई ऐसा स्पेशल नहीं पाया जाता निमेटोड में, लेकिन मेल में कुछ जरूर अलग पाए जाते हैं, तो मेल वालों का आप याद रखें। और इधर मैं लिखना स्टार्ट करूं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो सिस्टम स्टार्ट करने से पहले अपन ये चीज समझ लेते हैं कि सर मेल का कौन सा, फीमेल का कौन सा। तो फर्स्ट नंबर अपने पास आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें आएगा दोस्तों टेस्टिस, वास डिफरेंस, एक जगह वासा भी वर्ड दे देते हैं ना, एक ही बात, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल्स। इनके अलावा और क्या मिलता है, तो इनको मैं थोड़ा अलग अलग से डिनोट कर दूं तो थोड़ा पता रहेगा अलग अलग नाम क्या सुने हमने। एक क्लोइका वर्ड सुनते हैं,
स्पिक्यूल्स, गुबर्नाकुलम, बुर्सा। ये थोड़े अलग है, वो आप जानते भी हैं उनके बारे में, ठीक है। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर ले तो ठीक रहेगा। अब क्लोएका क्या होता है? क्लोएका एक ओपनिंग है, एनल ओपनिंग है। तो फिर सर एनल ओपनिंग है तो इसमें कोई ऐसी स्पेशल क्या चीज है? तो स्पेशल ऐसी है कि यहाँ पर जॉइंट होता है किस चीज का? जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम जहां पर आगे जॉइंट होते हैं ना, कौन कौन सी? रिप्रोडक्टिव और डाइजेस्टिव, तो उन जॉइंट की एक कॉमन ओपनिंग होती है, वो कॉमन ओपनिंग क्या कहलाती है? क्लोएका। ये फीमेल में होती है? नहीं 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 नहीं, ओनली मेल में। तो याद रहे, ओनली किस में होती है? मेल में। तो ये ओपनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड डाइजेस्टिव। या जॉइंट भी बोल सकते हैं हम उसको। किसमें मिलता है? ओनली इन मेल लिमेटोड। तो ये केवल मेल लिमेटोड में ही देखने को मिलेगी, फीमेल में इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर आता है स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स मतलब आप सीधा यू समझ सकते हैं कि ये पेड़ में पाया जाता है और इसका काम होता है इंसेमिनेशन का। मतलब जैसे सीसन का या फिर पेनिस का जो फंक्शन होता है वो कौन करता है? स्पिक्यूल्स करता है। तो स्पिक्यूल्स किस में होता है? तो ए पेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, पहली बात तो ये याद रहे, ठीक बात है। दूसरी चीज, इसका क्या काम है? तो हेल्प्स इन इंसेमिनेशन फीमेल, कि फीमेल के अंदर जो इंसेमिनेशन करने में हेल्प करेगा वो कौन करेगा? स्पिक्यूल्स करेगा। हेल्प्स इन इंसेमिनेशन इन फीमेल, कि फीमेल के अंदर इंसेमिनेशन कर देगा स्पिक्यूल्स, ठीक है। अब ये स्पिक्यूल्स किस साइड में मूवमेंट करेगा, किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, उसको गाइड करने का काम कौन करेगा? तो गाइड करने का काम करेगा गुबर्नाकुलम। तो गुबर्नाकुलम का फंक्शन क्या हो जाएगा? कि गाइड द स्पिक्यूल्स। तो ये गुबर्नाकुलम हो गया, ठीक है। स्पिक्यूल्स को गाइड करने का काम। फिर आता है बुर्सा। और बुर्सा की बात करें तो बुर्सा कुछ नहीं, एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन जो केवल प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड में होता है, फ्री लिविंग में नहीं, केवल प्लांट पैरासाइटिक में होता है। तो ये किसमें प्रेजेंट होता है? ओनली इन प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड। तो ये आपको केवल प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड में मिलेगा। ये फ्री लिविंग में नहीं होता, ये केवल मेल में होता है क्लोएका, ये फीमेल में नहीं होता। तो जो एक्सेप्शन के रूप में है ना, उनको आप जरूर याद रखिए कि मेल में कौन सा है, फीमेल में कौन सा है। स्पिक्यूल्स है, गुबर्नाकुलम है, तो इनके फंक्शन सिंपल सिंपल बस वापस बता दूं। क्लोएका जो ओनली मेल में होता है, जो जॉइंट होता है रिप्रोडक्टिव और डाइजेस्टिव का। स्पिक्यूल्स पेयर में रहता है एक्चुअली ये, और फीमेल के अंदर इंसेमिनेशन में करवाता है। गुबर्नाकुलम की बात करें, ये उसको गाइड करने का काम करेगा कि गाइड किस साइड में मूवमेंट करना है। बुर्सा है जो ओनली प्लांट पैरासिटिक में मिलता है, यूजुअली मिलता है, और फ्री लिविंग के अंदर ये नहीं मिलता। ये बात होगी किसकी? रिप्रोडक्टिव की, जिसमें भी किसकी? मेल। फीमेल वाले में कोई स्पेशल नहीं, तो आपको कोई अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। फीमेल के नॉर्मली जितने भी ऑर्गन आप जानते हैं वो सारे ऑर्गन ही फीमेल के है, ओके। इनके अलावा इनमें जरूर ओवरी को लेके और टेस्टिस को लेके जरूर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक दो अच्छी टर्मिनोलॉजी चलती है। तो ये रिप्रोडक्टिव में देखो कुछ वर्ड देते हैं अपन, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये वाली चीजें पढ़ेंगे अपन, एक तरफ मेल की, एक तरफ फीमेल की। मेल और फीमेल में इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन कौन से, तो आप बताएंगे सर मेल वाले में टेस्टिस है, फीमेल वाले में ओवरी है, ठीक है। तो इन ओवरी और टेस्टिस की लोकेशन को लेके क्लासिफिकेशन दिया है, क्या लोकेशन किस साइड में हो सकती है, कैसी हो सकती है। जैसे इसकी बात करते हैं मेल वाले में, तो एक वर्ड आता है मोनोर्चिक, एक वर्ड आता है डायोर्चिक, एक वर्ड आता है
प्रोऑर्चिक, एक आता है ऑफिस्थोर्चिक। ठीक है, इधर फीमेल वाले में पहले वर्ड लिख देता हूं, उसके बाद अपन उनको एक्सप्लेन कर लेंगे। इधर आता है मोनोडेल्फिक, सेकंड है डाइडेल्फिक, थर्ड है प्रोडेल्फिक, फोर्थ है ऑफिस्थोडेल्फिक और फिफ्थ है एम्फिडेल्फिक। देखो भाई, बड़ी इजी चीज है, इसमें कुछ नहीं। आपको पहली बात समझने की ना वो ये वाली है, एक साइड में तो ऑर्चिक वर्ड कॉमन आ रहा है, एक साइड में डेल्फिक वर्ड आ रहा है। मतलब आप ये जाना कि ऑर्चिक का मीनिंग यहाँ किससे है, टेस्टिस से, और डेल्फिक का मीनिंग यहाँ किससे है, तो ओवरी से। तो याद रह जाएगी। तो मेल वाले में वैसे भी ऑर्चिक वर्ड आ रहा है, और मेल के अंदर ऑर्गन भी कौन सा देखने को मिलता है, तो टेस्टिस देखने को मिलता है। ये याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं, है ना। और इधर फीमेल वाले के अंदर अपने को वर्ड दे रहा है डेल्फिक, और डेल्फिक का मीनिंग क्या समझ रहे हैं, ओवरी। ठीक है, अब ओवरी को और टेस्टिस के लोकेशन को लेके जगह देखो। पहले पूछ रहा है उसने मोनो, मोनो का मतलब एक, जिसमें केवल एक सिंगल टेस्टिस पाया जाता है या एक टेस्टिस पाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, मोनोऑर्चिक। डाइऑर्चिक, इसमें दो टेस्टिस पाए जाते हैं, क्या कहलाएंगे, डाइऑर्चिक। सिंपल सी चीज है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, वन टेस्टिस होगा, यहाँ पे क्या होगा, टू टेस्टिस होंगे। बस इतना सा ही है और कुछ नहीं। प्रो, प्रो का मतलब आगे, और ऑपिस्टो, ऑपिस्टो का मतलब पीछे। ठीक है, जैसे ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका, और ये जो ऑर्गन है, इनसे एडवांस में या एंड वो एंटीरियर साइड के अंदर यदि आपको टेस्टिस देखने को मिलेगा तो क्या कहेंगे, प्रोऑर्चिक। मतलब एंटीरियर साइड में होगा, और ऑपिस्टो में कहां होगा, पोस्टीरियर साइड में। सिंपल सी चीज है, प्रो और ऑपिस्टो। प्रो वाले में हो गया एंटीरियर, और उसमें हो जाएगा किसमें, पोस्टीरियर। तो यहां पे सीधा लिख लेंगे एंटीरियरली लोकेटेड, इसमें लिख देंगे पोस्टीरियरली लोकेटेड। ठीक है, सीधा सा वर्ड। इधर सेम फीमेल वाली में देखते थे आप, मोनोडेल्फिक का मतलब जिसके अंदर सिंगल ओवरी प्रेजेंट हो। बात करते हैं डाइडेल्फिक, जिसमें टू ओवरी प्रेजेंट हो। प्रोडेल्फिक में वही एंटीरियर साइड को प्रो बोलेंगे, और ऑपिस्टो को बिहाइंड बोलेंगे या पोस्टीरियर बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा, एंटीरियर लोकेटेड या एंटीरियरली लोकेटेड, और इसमें कैसे हो जाएगा, पोस्टीरियर साइड लोकेटेड। और फिर आता है अपने पास एम्फिडेल्फिक। एम्फी का मतलब होता है एक पेयर में, या आगे पीछे की दोनों की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको कभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया होगा इंसेक्ट में, कि वहां पे एम्फी निश्चित होता है, मतलब एक सबसे आगे वाला एक सबसे पीछे वाला, उसको अपन एम्फी बोलते हैं। इधर भी आपको एम्फी दो ही वर्ड याद रखने, सबसे आगे वाला और सबसे पीछे वाला। सबसे आगे वाले में तो क्या जाएगा, तो मतलब यहाँ सबसे आगे से मतलब है कि ये जो इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके एंटीरियर भी और एज वेल पोस्टीरियर भी। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड में अगर ओवरी प्रेजेंट रहेगी तो क्या कहलाएगा, एम्फिडेल्फिक कहलाएगा। ये कौन सी साइड में होता है, एंटीरियर एज वेल एज पोस्टीरियर साइड। तो ये आगे और पीछे दोनों तरफ देखने को मिलेगा तो क्या कहलाएगा, मोनोडेल्फिक, डाइडेल्फिक, प्रोडेल्फिक, ऑप्शनल और एम्फिडेल्फिक। पांच ऑप्शन में तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, एमपी। ये दोनों साइड में पाया जा रहा है। एक सिंगल पूछ रहा है, आगे की साइड में पूछ रहा है तो प्रोडेल्फिक, एक सिंगल पूछ रहा है पोस्टीरियर साइड में पूछ रहा है तो ऑप्शनल, दो पूछ रहा है तो डाइडेल्फिक, एक पूछ रहा है तो मोनोडेल्फिक। मतलब इनमें आप लोकेशन आप नाम देख के समझ जाएंगे। काम की बात ये, आप कंफ्यूज होंगे तो वो केवल इधर ऑर्चिक और डेल्फिक वाले वर्ड में होंगे। तो याद रह जाएगा, ऑर्चिक में टेस्टिस की बात की जा रही है, और डेल्फिक के अंदर ओवरी की बात की जा रही है। सिंपल सी चीज है, इतना कोई खास नहीं। ठीक है, याद रखिए चीजें क्लियर। मैं थोड़ा सा जल्दी देता हूँ।
चलो अब कुछ बातें और हैं जो भी जनरल जनरल सिंपल सी थिंग्स हैं, उनकी ओर मैं बात करूं तो उनमें अपने को देखने को मिलता है कि ये जो भी सिस्टम है, जैसे नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम एक्चुअली सेंस ऑर्गन का काम करता है। तो सेंस ऑर्गन के अंदर क्या क्या मिलेगा, कुछ टर्मिनोलॉजी से पहले मैं आपको बता दूं। देखो नर्वस सिस्टम की बाद में बात करेंगे, टर्मिनोलॉजी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो वर्ड आता है जेड सेक्स ऑर्गन, एक वर्ड आता है दोस्तों अपने पास इंटरसेक्स, नेक्स्ट सेक्स रिवर्सल, देन pseudogamy and gelatinous matrix। चलो ये थोड़े थोड़े वर्ड सीख लो, और ऐसे में आपको वैसे ये चीज अप्लाई नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी मैं एग्जाम करने के लिए बता रहा हूँ कि निमेटोड में कभी एक्सेप्शन के रूप में आपसे चीजें पूछे ना, और आपके माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा कि सर इसमें क्या आंसर हो सकता है, तो आप हमेशा रूट नॉट निमेटोड आरकेएन मेलिडोगाइनी जो होता है वही आंसर करके आएंगे, क्योंकि मोस्टली जितने भी एक्सेप्शन है ना वो सारे रूट नॉट निमेटोड वाले। ठीक है, अभी आगे भी देखेंगे, मैं आपको बताता भी रहूंगा तो आपको लगेगा हाँ यार रियली में रूट नॉट निमेटोड में एक्सेप्शन सब ज्यादा है। तो जब कुछ भी नहीं हो और ऐसी कंडीशन में आपको कोई फ्लूइड पास करना है, तुक्का देना है, तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा रूट नॉट निमेटोड देंगे। ठीक है, तो देखो जेड सेक्स ऑर्गन मतलब यहाँ पर जो इसके ऑर्गन होते हैं सेक्स ऑर्गन, वहां पर ऐसी कोई स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया जेड सेक्स ऑर्गन। ये किस में मिलता है, जो डेगर निमेटोड होता है ना जिफिनेमा, उसके अंदर देखने को मिलता है। तो जेड सेक्स ऑर्गन किस में प्रेजेंट होता है, डेगर निमेटोड। या डेगर निमेटोड का साइंटिफिक नेम क्या पता आपसे पूछे तो याद रहे जिफिनेमा। तो मैं दोनों चीजें लिख लेता हूँ, साइंटिफिक नेम भी आपको थोड़ा पता रहेगा ना, जिफिनेमा स्पीशीज, इसके अंदर ये जेड सेक्स ऑर्गन होता है। उसके बाद में इंटरसेक्स, इंटरसेक्स क्या होता है, मतलब जब एबनॉर्मल फीमेल हो, कोई फीमेल है लेकिन वो लक्षण शो कर रही है मेल के भी, कोई फीमेल है लेकिन वो मेल के भी कैरेक्टर शो करती है, तो ऐसी फीमेल को क्या बोलते हैं अपन लोग, एबनॉर्मल फीमेल। और एबनॉर्मल फीमेल का एग्जाम, वो एबनॉर्मल फीमेल को अपन क्या बोलेंगे, इंटरसेक्स। कोई सेक्स का थोड़ा इसके अंदर इंटर होगा, तो क्या होते हैं इंटरसेक्स, एबनॉर्मल फीमेल। और एबनॉर्मल फीमेल को ही क्या कहेंगे, मतलब एक फीमेल जिसमें टेस्टिस भी पाया जाए मान लो, तो ऐसी फीमेल क्या कहलाएगी, इंटरसेक्स कहलाएगी, सिंपल सी बात है। बाकी और कोई ऑर्गन नहीं, केवल टेस्टिस टेस्टिस है, तो वो इंटरसेक्स के कैरेक्टर में आ गया। एक्सेप्शन है तो किसमें, तो एक्सेप्शन आपको अभी बताया मैंने, एग्जांपल क्या लिखना है, रूट नॉट निमेटोड, आरकेएन एक्सेप्शन हो जाएगा इसका, इसकी फुल फॉर्म है रूट नॉट निमेटोड, ये इसका एक्सेप्शन हो गया। फिर आता है सेक्स रिवर्सल। सेक्स को रिवर्स होना मतलब यदि कभी कोई फीमेल मेल में कन्वर्ट हो जाए तो सेक्स का रिवर्सल हो गया, सीधी सी बात है। बोले ऐसा क्यों होता होगा, इसके दो रीजन होते हैं, मतलब कोई एक फीमेल या फिर जहां पर टू टेस्टिस की कंडीशन बन जाए कि दो टेस्टिस एक साथ होंगे, तो मतलब कोई फीमेल जनरली मेल के अंदर कन्वर्ट होती है, कि ऐसा क्यों होता है ये भी समझे हम। क्योंकि फीमेल्स होती है ना वो फूड ज्यादा चाहिए उसको, मतलब ज्यादा ईटिंग कंज्यूमिंग है वो, तो वो उसका मतलब सॉरी कंज्यूमिंग जो प्रोसेस है या जो ईटिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा रहती है किसके कंपैरिजन में, मेल के कंपैरिजन में। दूसरी चीज कि फीमेल लंबे टाइम तक भूखी नहीं रह सकती, मान लो कभी फूड स्केर्सिटी होगी सपोज दैट, सीधा मानो आपको कि जब भोजन की कमी है और फीमेल रहेगी तो फिर फीमेल तो मर जाएगी, तो वो क्या करती है मेल में कन्वर्ट हो जाती है। मेल लगभग ऐसे कहते हैं कि 60 दिन तक या 2 महीने तक ये बिना कुछ खाए भी रह सकता है। बहुत सारे निमेटोड ऐसे जो बिना कुछ खाए लंबे टाइम तक रहते हैं, तो वो लंबे टाइम तक जब भूखे रह सकते हैं तो फूड स्केर्सिटी में खुद का जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक बात है। दूसरी चीज कि जब ओवर क्राउडिंग हो गई, बहुत ज्यादा पहले से भीड़ है और फीमेल रहेगी तो वो तो फिर एगलिंग करती रहेगी, एगलिंग करेगी तो फिर आगे की प्रोसेस बढ़ेगी, तो फीमेल मेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो दो रीजन से फीमेल मेल में कन्वर्ट होती है। या सेक्स रिवर्सल क्या होता है कि फीमेल से मेल में कन्वर्ट होना, क्यों, या तो फूड स्केर्सिटी की वजह से या ओवर क्राउडिंग की वजह से। ऐसी कंडीशन होती है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, सेक्स रिवर्सल। अपवाद है तो अपवाद किस में आएगा, तो अभी बताया मैंने रूट नॉट में। तो सेक्स रिवर्सल में देख लेंगे अपन क्या होता है कि फीमेल कन्वर्ट्स इनटू मेल ड्यू टू ओवर क्राउडिंग
एंड फूड स्केर्सिटी। तो फूड स्केर्सिटी और ओवर क्राउडिंग की वजह से यदि फीमेल मेल में कन्वर्ट हो गई तो क्या कहलाएगा, सेक्स रिवर्सल कहलाएगा। अपवाद या फिर एग्जांपल की बात करें किसमें देखने को मिलता है, तो वही फिक्स है, रूट नॉट नेमेटोड। रूट नॉट नेमेटोड में सेक्स रिवर्सल भी देखने को मिलता है। फिर आता है स्यूडोगेमी। स्यूडोगेमी क्या होता है कि स्पर्म जो होते हैं ना, उसको जाइगोट बनाने के लिए आगे की प्रोसेस नहीं चाहिए, बस स्पर्म इतना सा चाहिए ताकि वो एग जो होता है फीमेल के उनको एक्टिवेट कर दे। एग न्यूक्लियाई को एक्टिवेट करने के लिए यदि स्पर्म की रिक्वायरमेंट रहती है ओनली एक्टिवेट करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, स्यूडोगेमी। यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म रिक्वायर्ड ओनली फॉर एक्टिवेशन ऑफ एग न्यूक्लियाई। तो एग न्यूक्लियाई के एक्टिवेशन के लिए यदि स्पर्म की रिक्वायरमेंट रहे तो उसको अपन क्या कह देंगे, स्यूडोगेमी कह देंगे। फिर आता है हमारे पास जिलेटिनस मैट्रिक्स। जिलेटिनस मैट्रिक्स होता क्या है, ये एक बार एग्जाम में भी आ चुका। और मतलब जब एगलिंग होती है एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में, तो वो फिर एग के अंदर एम्ब्रियो वेल डेवलप नहीं हो पाता। तो ऐसी कंडीशन में जो मदर होती है वो कुछ लिक्विड सीक्रेट करती है, उस लिक्विड के अंदर ये एगलिंग करती है ताकि एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से बच जाए। और जब एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन समाप्त हो जाएगी तब वहां से एग एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होके और आगे लार्वा या जुवेनाइल स्टेज बना ले। इट मींस एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर जो लिक्विड दिया जाता है वो जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है। किसके साथ दिया जाता है, तो एग के साथ दिया जाता है। ये कौन कौन से नेमेटोड में पाई जाती है, तो जिलेटिनस मैट्रिक्स सीक्रेट कौन करता है, तो ये ग्लैंड का नाम है रेक्टल ग्लैंड। रेक्टल ग्लैंड कौन से नेमेटोड के अंदर, तो रूट नॉट नेमेटोड में। ये वाला किसी ने पूछा था पहले कि रूट नॉट नेमेटोड के अंदर जो जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है उसको सीक्रेट कौन करता है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, रेक्टल ग्लैंड। एक और होता है वैसे तो, जैसे उसका एग्जांपल मैं ले लेता हूं, एक्सक्रीटरी पोर। ये एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा भी सीक्रेट किया जाता है। ये कौन से नेमेटोड के अंदर, तो ये सिट्रस नेमेटोड में। टाइलैंकुलस जो स्पीशीज होती है ना, टाइलैंकुलस सेमीपेनिट्रेंस, तो सिट्रस नेमेटोड के अंदर जिलेटिनस मैट्रिक्स एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। जबकि रूट नॉट नेमेटोड की बात करता हूं तो रेक्टल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। दोनों चीजें अच्छी है, रूट नॉट में रेक्टल ग्लैंड हो गया और सिट्रस के अंदर एक्सक्रीटरी पोर हो गया। ये जिलेटिनस मैट्रिक्स का है। क्वेश्चन अच्छा है तो कभी क्या पता आप पूछ ले। इनमें से ये कुछ टर्मिनोलॉजी तो केवल आपको याद रखनी है कि किसमें क्या मिलता है। अब अपन चलते हैं नर्वस सिस्टम में। ठीक है, टर्मिनोलॉजी ठीक ठाक थी, इसमें याद आ गया तो बता दिया। अब हमारे पास है इसका नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम अपने को ज्यादा कुछ याद नहीं करना, बस इसमें चार वर्ड हैं। एक होता है एम्फिड्स, एक वर्ड है सिफेलिड्स, थर्ड है फ्रेजमिड्स, फोर्थ है कॉर्डेलिड्स। ठीक है, देखो एम्फिड्स, सिफेलिड्स, फ्रेजमिड्स, कॉर्डेलिड्स। मैं अगर इसको सीधा डिवाइड करूं ना, ऊपर वाले दो तो होते हैं नेमेटोड के एंटीरियर बॉडी पार्ट के अंदर, आगे वाले हिस्से में, और पीछे वाले दोनों होते हैं एंटीरियर के उस नेमेटोड की पोस्टीरियर पार्ट के अंदर। ये दोनों पीछे की साइड में, ये दोनों एंटीरियर साइड में, ये सीधी चीजें। तो आपसे पूछेगा कि बताओ ये जो सेंस ऑर्गन होते हैं, चारों सेंस ऑर्गन है, ये जो सेंस ऑर्गन है वो बॉडी में कहां प्रेजेंट होते हैं, तो ये होता है एंटीरियर साइड में। ठीक है, ये भी कौन सी साइड मिलेगा आपको, एंटीरियर साइड किसकी, बॉडी की। किसकी बॉडी की, नेमेटोड की। तो नेमेटोड की बॉडी की एंटीरियर साइड के अंदर ये दोनों मिलेंगे। ये दोनों कहां पे मिलेंगे, पोस्टीरियर साइड ऑफ बॉडी। तो इनमें नाम पूछा था कि इनमें से कौन सा एंटीरियर मिलेगा, कौन सा पोस्टीरियर मिलेगा। वैसे तो कोई इसमें खास किस्म बनता नहीं है, लेकिन एम्फिड्स में से फिर भी थोड़ा सा एक दो बातें बता देता हूँ आपको कि जो एम्फिड्स होता है ना, वो बहुत डिटेक्टर का काम करता है, किसी भी चीज को डिटेक्ट जल्दी कर पाता है। तो ये डिटेक्ट कर पाता है, तो वैसे तो इसको कोई आइडिया होता नहीं, लेकिन जब फूड की डिटेक्शन का काम करता है तो फिर कौन सा सेंस ऑर्गन करता है, एम्फिड्स। तो याद रहे, फूड डिटेक्शन का काम करने वाला कौन सा होता है, एम्फिड्स होता है।
फूड डिडक्शन ऑर्गन इज एम्फिड्स। ये फूड डिडक्शन का काम करता है। बाकी दिन में कोई किसी में इतना कोई खास नहीं पूछता ये किस में होता है, बस जितना याद रहे ये दोनों एंटीरियर साइड में या हेड की तरफ पाए जाते हैं, ये दोनों एनएस की साइड में या पोस्टीरियर साइड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम में 4 बातें थी जो सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है। और वो भी बता दूं मैं आपको साथ साथ कि हम ये कह रहे थे इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, तो रेस्पिरेशन किससे होता है फिर? रेस्पिरेशन डन बाई बॉडी वाल। दूसरा सर्कुलेशन भी एब्सेंट होता है, तो सर्कुलेशन किससे होगा? सर्कुलेशन भाई स्यूडो स्लोमिक फ्लूइड, जो स्यूडो स्लोमिक फ्लूइड होता है उसके द्वारा सर्कुलेशन होता है, और जो बॉडी वॉल होता है या फिर क्यूटेनियस भी बोल सकते हैं अपन, जो त्वचा के द्वारा होता है उसके द्वारा रेस्पिरेशन। तो ये जनरल निमेटोड की बातें थी। निमेटोड में क्या होता है, कैसा कैसा सिस्टम होता है, एनाटॉमी के बारे में देखा हमने, कुछ इडोनॉमी के बारे में देखा, और कुछ बेसिक चीजें भी देखी, फादर वगैरह देखा, बड़े कौन से हैं छोटे कौन से हैं। फिर बाकी की जो चीजें वो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।